आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तारीख है 6 अप्रैल, दिन है मंगलवार जो ढल चुका है। और जब दिन ढल जाता है यानी शाम हो जाती है तो हम आपके लिए लेकर आते हैं न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। यहाँ हम कुछ चुनिंदा खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए बताते हैं आज किन खबरों पर बात करने वाले हैं। तो आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। असम बंगाल में पहले 2 चरण हो चुके हैं, लेकिन केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज ही और एकमात्र इसी चरण में वोटिंग संपन्न हो गई। तो जानेंगे ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर से कि कैसा रहा इन राज्यों में मतदान। और बंगाल में टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से ईवीएम और वीवीपैट मशीनें मिली हैं, तो ये वहां कैसे पहुंची और चुनाव आयोग ने इस पर क्या एक्शन लिया है। वहीं बढ़ते कोरोना के बीच हो रहे इन 5 राज्यों के चुनावों में गाइडलाइंस ताक पर नजर आती हैं। तो ऐसे में इन राज्यों में कोरोना के मामलों की क्या स्थिति है और यहाँ टेस्टिंग रेट क्या है, डेटा के आधार पर समझेंगे। एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सिबिल स्कोर के आधार पर जो रियायत मिल रही थी वो खत्म कर दी गई। तो ऐसा क्यों किया गया, और अगर बाकी बैंकें भी दरें बढ़ाती हैं तो घर खरीदना कितना मुश्किल हो जाएगा। और आखिर में बात होगी इजराइल की, जहां बेन्यामिन नेतन्याहू भ्रष्टाचार के मामले में बुरे फंसे हुए हैं। तो कौन कौन से आरोप हैं उन पर, और इस सब के बीच बहुमत से चूकने के बाद क्या अब वे सत्ता से भी बेदखल हो जाएंगे। तो ये सब खबरें हैं, लेकिन फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है। लेकर आए हैं प्रतीक वाघमारे। देश में बढ़ते कोरोना के बीच वैक्सीनेशन को लेकर उम्र सीमा घटाने की मांग की जाने लगी है। इस मसले पर सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन्हें ज्यादा जोखिम है उनको वैक्सीन पहले दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार को पंजाब से यूपी की बांदा जेल लाया जा रहा है। यूपी पुलिस की टीम मुख्तार को लेकर आज रवाना हुई, जिसके कल सुबह तक बांदा जेल पहुंच जाने की संभावना है। बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए आज मतदान हुआ। बंगाल, असम में तीसरे चरण के लिए, जबकि केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु में सभी सीटों पर वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक बंगाल में 69% वोटिंग हो चुकी है, तो असम में 68% से ज्यादा, जबकि केरल में 61% से ज्यादा, तमिलनाडु में 55% से ज्यादा और पुडुचेरी में 67% से ज्यादा मतदान हुआ है। देश की निजी कंपनियां भी अब डीआरडीओ के साथ मिलकर मिसाइल बना सकेंगी। इसके पीछे मकसद है कि देश में मिसाइल का घरेलू बाजार बनाया जाए। डीआरडीओ ने कहा कि इससे स्वदेशी मिसाइलें बनेंगी और आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। कोरोना के मामले में भारत रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 96,982 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 446 लोगों की मौत हुई है। उधर बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस एसए बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में 24 अप्रैल को जस्टिस एनवी रमणा देश के 48वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर कर 2036 तक रूस की सत्ता में बने रहने का रास्ता साफ कर लिया है। रूस के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन नए कानून के आने के बाद पुतिन 2024 में फिर से राष्ट्रपति की दावेदारी पेश कर सकते हैं। और भारत में बैन टिकटॉक ग्लोबली सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया है। एनालिटिक्स फर्म्स ऐप एनी के मुताबिक साल 2020 में डाउनलोड के हिसाब से टिकटॉक, फेसबुक और व्हाट्सएप टॉप 3 ऐप्स बने हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप कैटेगरी में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा लोगों ने टाइम बिताया है। तो देश के 5 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। इनमें से 3 राज्य केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक ही चरण का चुनाव होना था, यानी आज यहां चुनाव संपन्न हो गया। असम में अंतिम चरण का चुनाव था। बंगाल में तीसरे चरण का चुनाव था, यानी बंगाल में अभी 5 चरण और बचे हैं। तो आज 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 475 सीटों पर 5,857 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। शाम 5 बजे तक आए वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो केरल में 60%, तमिलनाडु में 55% और पुदुचेरी में करीब 67% वोटिंग हुई। बंगाल और असम में 68% से थोड़ी सी ज़्यादा वोटिंग हुई। तो असम और बंगाल में मतदान को लेकर तो हम पहले भी बात करते रहे हैं,
लेकिन इस बार फोकस रखेंगे बाकी 3 राज्यों पर। तो सबसे पहले तमिलनाडु और पुदुचेरी चुनाव को फॉलो कर रही अपनी रिपोर्टर अक्षया नाथ से जानते हैं कि वहां क्या वोटिंग पैटर्न दिखा। अगर हम तमिलनाडु के बारे में पहले बात करें तो यहाँ पे देखा कि कई सारे लोग बाहर आके वोट करने के लिए तैयार थे। पहले के जो 2 घंटे थे, 7 बजे से 9 बजे तक लगभग 13% वोट यहाँ पे पोलिंग हुई थी। तो अगर वो पोलिंग पैटर्न हम देखें तो जहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होते हैं ना, वहां पे पोलिंग ज्यादा होता है। तो यहाँ पे AIADMK के गवर्नमेंट लगभग 10 साल गवर्नमेंट फॉर्म करके गवर्न कर रहे थे तमिलनाडु में, तो उसके लिए थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज्यादा है। तो इसके वजह से ऐसे पोलिंग पैटर्न्स हो सकता है। और दूसरा चीज है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जयललिता और करुणानिधि के एब्सेंस में कई सारे न्यू प्लेयर्स भी आ चुके हैं, जैसे कि मक्कल नीधि मय्यम के चीफ कमल हासन। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी यहाँ पे इनरोज आने की बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। सो इस बार हम तमिलनाडु में देखेंगे कि बहुत ही टफ फाइट होगा द्रविडियन पार्टीज AIADMK और DMK के लिए। और इसके अलावा बीजेपी और मक्कल नीधि मय्यम, क्या ये लोग भी इस बार डू बेटर? दोज आर द बिग क्वेश्चंस। वो है सबसे बड़े सवाल यहाँ पे। और अगर हम पुदुचेरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेसिडेंट का रूल चल रहा है, यहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है। जो पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट था, CM नारायण स्वामी लेड गवर्नमेंट, वो भी थोड़े दिन पहले, इलेक्शन के थोड़े ही दिन पहले गिर चुका था। तो अभी यहाँ पे NR कांग्रेस जो है, जो बीजेपी के साथ अलायंस में है, उनको ज्यादा चांसेस है। और यहाँ के भी वोटिंग पैटर्न हम देखें तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज NR कांग्रेस के लिए ही दिखा रहा है। जैसे कि 4:30 बजे तक हमें देखा कि लगभग 66% से ज्यादा वोट्स पोल हुआ था पुदुचेरी में। इसके मतलब है बहुत सारे लोग आके वोट कर रहे हैं गवर्नमेंट नया बनने के लिए। तो इस बार हम एक पैटर्न ऑफ चेंज देख रहे हैं सदर्न स्टेट्स ऑफ पुदुचेरी और तमिलनाडु में। इसके अलावा पुदुचेरी में ही अगर हम कंसंट्रेट करें तो देखा है कि उनका सिटिंग चीफ मिनिस्टर था CM V नारायण स्वामी कांग्रेस का, उनको सीट भी नहीं मिला है इस चुनाव के लिए। तो बहुत ही बिग डेवलपमेंट्स है। कांग्रेस क्या इस बार पुदुचेरी जो एक स्टेट था उनके लिए, उस स्टेट में भी वो अगर लूज करेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। पर इसके अलावा क्या बीजेपी, सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी तमिलनाडु और पुदुचेरी में इनरोज आएगा कि नहीं। तो ये थी आज तक रेडियो की रिपोर्टर अक्षया नाथ। और केरल में UDF और LDF गठबंधन के बीच टक्कर है। आज तक रेडियो के रिपोर्टर गोपी कृष्णन यहाँ चुनाव कवर कर रहे हैं। तो मैंने उनसे जाना कि वहां कैसा रहा इस बार का मतदान और क्या रुझान दिखा जनता का। 2016 में LDF को जीत हुआ है और पिनराई विजयन लेड गवर्नमेंट पिछले 5 साल से केरल को रूल करती है। और अभी इस इलेक्शन में केरल की ये जो जनरल ट्रेंड है कि LDF को एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे पूरा लोग या बिल्कुल अबाउ 50% लोग को एक ट्रेंड, एक परसेप्शन है कि ये जो LDF की गवर्नमेंट कुछ काम तो अच्छा किया है और उसीलिए उनको ही वापस आने की चांसेस है, उनको वापस आने की मौका अभी है। पर ये जो इलेक्शन कैंपेन की लास्ट एंड में UDF ने एक अच्छा प्रेडिक्शन किया कि उनको भी अभी एक बेटर चांसेस है, क्योंकि UDF लीडर्स जैसे शशि थरूर ने आज मॉर्निंग ही कहा कि अभी उनको भी ये जो इलेक्शन में जीतने की चांसेस है और केरल में ये जो फ्लिप वोटिंग या फ्लिप इलेक्शन की ट्रेंड सस्टेन करने की चांसेस है। और ये जो स्ट्रॉन्ग वोटिंग पैटर्न, इसमें तो मोस्टली नॉर्थर्न केरला, वो जो कन्नूर, कोझिकोड, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट, वहां पे LDF का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उसी डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत ही तेजी से या स्ट्रॉन्ग वोटिंग चल रही है। तो इसको एक नेचुरल ट्रेंड देखने के लिए अब अभी तो थोड़ा भी कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि ये जो पूरा सीट डिस्कशन और सीट शेयरिंग, वो पूरा फैक्टर्स ये जो रिजल्ट में अफेक्ट होने की चांसेस है। और अभी ये जो जनरल परसेप्शन है कि LDF की गवर्नमेंट वापस आऊंगा और ये जो जनरल ट्रेंड, ये जो ऑल्टरनेट फ्रंट्स को इलेक्ट करने की ट्रेंड को उन्हें ब्रेक करेगा। पर UDF लोगों भी कॉन्फिडेंट है कि उनको अभी वापस आने की चांसेस। ये थे केरल में आज तक रेडियो रिपोर्टर गोपी कृष्णन। और बंगाल में 29 अप्रैल तक चुनाव चलने हैं, तो यहाँ पर अभी भी गहमा गहमी बनी हुई है। चुनाव प्रचार का दौर भी जारी है। आज यहाँ के कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। यहाँ पर उन्होंने TMC प्रमुख ममता बनर्जी पर दीदी दीदी कहकर जमकर निशाना साधा। ये दीदी पूछ रही है
हम भगवान है क्या? हमें विजय का कैसे पता चल गया? लेकिन दीदी, ओ दीदी, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये पता करने के लिए भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। ये जो जनता जनार्दन है ना, वो ही भगवान का रूप होती है। तो जुबानी जंग तो चलती रहेगी, चल रही है, लेकिन इस बार यहां ईवीएम को लेकर धांधली की खबरें भी खूब आ रही हैं। पहले बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी से बरामद हुई ईवीएम, अब टीएमसी के एक नेता हैं गौतम घोष, उनके घर से ईवीएम और वीवीपैट मशीनें मिली हैं। तो ये उनके घर पर कैसे पहुंची और चुनाव आयोग ने इस मामले पर क्या कहा है, ये पूछा मैंने आज तक रेडियो के रिपोर्टर संजय शर्मा से। मंगलवार के सुबह जिस समय लोग वोट डालने जा रहे थे, उससे पहले ही बवाल मचा, क्योंकि वहां पर स्थानीय नेता टीएमसी के गौतम घोष, उनके घर के पास अचानक एक जगह इनको एक ईवीएम मशीन और 3 वीवीपैट वो मिले। और उसके बाद ये हुआ कि ये मशीनें कहाँ से आई, कैसे आई, तो पता चला। फिर चुनाव आयोग ने इस पर अपनी जांच करके एक रिपोर्ट सार्वजनिक की, और जिसमें उन्होंने बताया कि जो सेक्टर ऑफिसर थे, उनके पास ये रिजर्व में रखी गई ईवीएम और वीवीपैट थे कि कहीं कुछ खराबी होगी तो सेक्टर ऑफिसर तुरंत उसको रिप्लेस करेंगे, और वो मशीनें उनके पास थी। और रात को वो चुनाव आयोग के निर्देशों के बिल्कुल उलट जाकर वो सेक्टर ऑफिसर अपने रिश्तेदार के यहाँ रात को सोने गए, और वो रिश्तेदार और कोई नहीं, गौतम घोष थे, जिनसे उनकी रिश्तेदारी है, और वो टीएमसी के स्थानीय नेता हैं। और वहां से वीवी मशीनें वहां से बरामद होती हैं, और निर्वाचन आयोग ने उनको सबसे पहले, जैसे ही ये जांच रिपोर्ट मिली, वैसे ही सबसे पहले सेक्टर ऑफिसर को निलंबित किया। सेक्टर ऑफिसर के साथ जो पुलिस अधिकारी थे उनसे अटैच, उन सारे लोगों को निलंबित कर दिया है, और साथ ही एक विस्तृत जांच का आदेश दिया है ताकि इसमें और गहराई से पता लगाया जा सके, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके पूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चार्ज फ्रेम किए जा रहे हैं कि उन्हें जनप्रतिनिधित्व कानून उसके तहत और जो गाइडलाइंस हैं उनके तहत कैसे दंडित किया जा सकता है, यानी सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करने के लिए निर्वाचन आयोग की टीम तैयार है। और उन मशीनों को, चूंकि ये पता लगाया गया, ये पाया गया कि उन मशीनों की जो वीवीपैट और ईवीएम थी, उसकी सील पूरी तरह से इंटैक्ट है, और उसे फिर एक अलग रूम में जो पर्यवेक्षक हैं, जनरल पर्यवेक्षक, उनकी निगरानी में एक अलग रूम में उन्हें सील बंद करके रखा गया। उनका चुनाव में, मतदान में कोई इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन आयोग के लिए एक जबरदस्त चुनौती तो ये है कि आयोग के अधिकारी जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, उस समय एक कोई बेंचमार्क, एक कोई बार ऐसा होना चाहिए कि जिसको देख के आगे इस तरह की लापरवाही ना हो। आयोग के आला अधिकारियों से हमारी बात हुई है, और उनका भी ये कहना है कि ऐसे पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और ऐसी मिसाल रखी जाएगी कि ताकि आइंदा चुनाव की ड्यूटी में लगे लोग इस तरह की लापरवाहियां ना बरतें, जिससे लोगों का इन सारी चीजों से विश्वास उठे, और ऐसे लोगों को कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जा रहा है। ये थे आज तक रेडियो के रिपोर्टर संजय शर्मा। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। कोरोना केसेस ने जिस तरह से अफरा तफरी मचा रखी है, उसकी वजह से कई राज्यों में मिनी लॉकडाउन लगाए गए, नाइट कर्फ्यू भी लगे। इन सब प्रतिबंधों से अब तक दिल्ली दूर थी, लेकिन मामले तो यहाँ भी बढ़ रहे थे। तो आज से यहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा और 30 अप्रैल तक रहने वाला है। गुजरात हाईकोर्ट ने भी कहा है कि कोरोना के जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं, उससे राज्य में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है। कोर्ट ने राज्य सरकार को वीकेंड पर कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया है। गुजरात में अगर बात करें मामलों की, तो पिछले 24 घंटे में 3160 मामले सामने आए हैं। और तो और सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने एसी लगे दफ्तरों को ये निर्देश दिया है कि वो कोरोना के संकट को देखते हुए एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें। तो ये सब तो अपडेट्स हैं, और 7 से 8 राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन उन 5 राज्यों का क्या है जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो रैलियों में ज़बरदस्त भीड़ भाड़ दिखती है।
तो इन 5 राज्यों में कोरोना के केसेस कितने बढ़े हैं, ये पूछा मैंने इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो 5 कोल बॉन्ड स्टेट्स हैं, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल और इसके अलावा पुडुचेरी, असम में भी यहाँ पे सिचुएशन ऑलमोस्ट, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो पिछले 2 हफ्ते में केसेस काफी बढ़े हैं। अगर वेस्ट बंगाल में तकरीबन 6 टाइम्स हायर केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, एवरीडे केसेस जो रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक उसी तरह से 1300 से 1400 केसेस होते थे 23 मार्च के आसपास, और उसके बाद लेकिन अभी जो है वो 5 अप्रैल के जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि 3000 से ऊपर, 3500 से ऊपर केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट केरल, असम, पुडुचेरी में भी इसी तरह से केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर आप लेटेस्ट नंबर देखें तो आप पाएंगे कि 1000 से नीचे केसेस एक तरह से देखा जाए तो आपके फरवरी के लास्ट तक और थोड़ा सा डीप जाए और अभी वो 2000 के आसपास केसेस हैं। असम में भी, हालांकि असम में टेस्टिंग के डेटा में काफी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी जो केसेस हैं, नए केसेस, वो 69 रिपोर्ट किए जा रहे थे। इससे पहले काफी कम, वो तकरीबन 30 के आसपास या करीब उससे भी ज्यादा 25 से 30 के आसपास रिकॉर्ड किए जा रहे थे मार्च के शुरुआत में। लेकिन ये नंबर्स काफी बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। जो रेट है उसका वैल्यू वाइज तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो नंबर्स है वो काफी तेजी से, जो ग्रोथ है उसकी तेजी से वो बढ़ रही है। केरल में भी अमूमन वही स्थिति है। केरल में एक तरह से देखा जाए तो जनवरी के बाद फरवरी के शुरू में काफी पीक पर था, डेली केसेस काफी ज्यादा हो रहे थे और वो तकरीबन 5000 को पार कर गए थे। लेकिन फिर वो देखा गया कि धीरे धीरे उसमें गिरावट आई, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते के बाद उसमें भी एक तरह से बढ़ोतरी है और अभी वो 2000-3000 के आसपास पर डे पहुंच गया है नए केसेस। तो ये जितने भी पोल बाउंड स्टेट हैं, तमिलनाडु में भी मैंने बताया, जैसे पुडुचेरी में भी तकरीबन 100 के आसपास भी केसेस रिपोर्ट किए जाते थे 69-100 के बीच में 2-3 हफ्ते पहले, लेकिन वहाँ भी वो 227 के आसपास 200 से एवं केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये जो 5 पोल बाउंड स्टेट हैं वहाँ केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं, खासतौर से नए केसेस। अच्छा दीपू, क्या इन राज्यों में बढ़ते कोरोना केसेस की वजह टेस्टिंग में गिरावट भी मानी जाए? आपने डेटा कलेक्ट किया है, क्या पाया उसमें? देखिए, टेस्टिंग एक जो ऐसा क्राइटेरिया उसी के बेसिस पर आप पता करते हैं कि गवर्नमेंट तो वो बताती है कि अगर 100 में से कितने % लोग जो है पॉजिटिव आए हैं टोटल टेस्टिंग में। अगर टेस्टिंग के नंबर ही डाउन होंगे तो फिर उसमें केसेस के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। और जब हमने पोल बाउंड स्टेट्स के टेस्ट के बारे में देखा तो मैंने जनवरी के मंथ का लिया, फर्स्ट वीक, और अभी तक का, कि उसमें टेस्ट के में क्या चेंजेस आए हैं नंबर ऑफ टेस्टिंग में। तो असम में, और ये नंबर्स हमने 5 डेज एवरेज करके लिया है, इस वजह से कि किसी दिन टेस्टिंग ज्यादा होती थी और किसी दिन कम, तो उस तरह के डेटा नॉइज को, यानी कि उस एंटिटी को खत्म करने के लिए उसकी एवरेजिंग की। तो ये पता चला कि फर्स्ट वीक में, जनवरी में, तकरीबन 20,000 से ज्यादा और जो है वो टेस्टिंग हो रही थी असम में। लेकिन अभी अगर 4 अप्रैल को के आसपास का देखें नंबर्स, तो घट के करीब 12,000 हो गई है। तो ये एक ड्रास्टिकली ड्रॉप है, और शायद यही वजह ये भी रही है कि बाकी जो स्टेट में केसेस बढ़ रहे हैं जिस स्टेट से, असम में केसेस नहीं बढ़ रहे थे, यही वजह रही होगी, क्योंकि टेस्टिंग ही काफी कम हो रही है। और इतना गिरावट 20,000 से घट के 12,000 पे आना वाकई बड़ी बात है, और इस पीरियड में। ठीक उसी तरह से केरल में भी थोड़ी गिरावट हुई, लेकिन मामूली गिरावट कही जाएगी। करीब 52,000 के आसपास केरल में केसेस हो रहे थे जनवरी के फर्स्ट वीक में। मैं आपको 5 डेज एवरेज के हिसाब से बता रहा हूँ ये नंबर डेली के टेस्टिंग के। तो उसमें 52,000 हो रहे थे, लेकिन अभी 5 अप्रैल के आसपास जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें 49,000 के अराउंड, यानी कि तकरीबन 3,000 के आसपास की कमी है अप्रैल में आकर के। जबकि केरल में ऐसा माना जा रहा था कि वहाँ टेस्टिंग काफी ह्यूज, हालांकि रिलेटिवली अभी आप देख लीजिए कि केरल और तमिलनाडु साउथ के ही 2 ऐसे पोल बाउंड स्टेट हैं जहाँ पे की टेस्टिंग ह्यूज है, और वो 50,000 और 60,000 के आसपास है। तमिलनाडु में 61,000 टेस्ट हो रहे थे जनवरी के फर्स्ट वीक में, लेकिन अभी तमिलनाडु है जहाँ पे की थोड़ा सा ज्यादा टेस्ट हुए और 84,000 हुए। लेकिन इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल 30,000 टेस्ट कर रहा था जनवरी के फर्स्ट वीक में, अभी वो 25,000 के आसपास कर रहा है, 25,800। तो ये 5 डेज एवरेज लेने से जो लिया गया डेली टेस्ट का, वो इंडिकेट ये कर रहा है कि केवल तमिलनाडु को आप छोड़ दीजिए तो बाकी सारे स्टेट में
टेस्टिंग जो है वो ड्रॉप हुई है, साइजेस उसके जो डेली टेस्ट के साइज है वो ड्रॉप हुआ है। और ये एक इंडिकेशन है कि अब इसका इंटरप्रिटेशन पॉलिटिकल भी है और नेचुरल भी है, क्योंकि उन लोगों को लगा कि यहाँ पे इतने टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जब देश में इतने ज्यादा तकरीबन 1 लाख के पार चला गया कोविड केसेस का नंबर, 5 अप्रैल को जो नंबर आए थे, हालांकि आज थोड़ी सी उसमें राहत रही कि 96,000 रहा, लेकिन बहुत ही मामूली राहत, वो राहत की बात नहीं है। लेकिन ऐसे समय में जब ग्रेजुअली एक तरह से स्पाइक आया है पूरे कंट्री में, तो वहाँ पे केसेस का इस तरह से डाउन होना, रेफरेंस अगर आप जनवरी को लीजिए तो वो बहुत सही मूव नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये 5 राज्य चुनाव में बहुत ज्यादा बिजी हैं इंस्टीट्यूट की वो अपने लोगों की टेस्टिंग करें। ये थे डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय। और अब घर खरीदना महंगा हो सकता है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने होम लोन पर अपने ब्याज दर में दी जा रही रियायत खत्म कर दी है। होम लोन रेट में 0.25% की बढ़ोतरी हो गई है। अब इसके बाद कहा यह जा रहा है कि बाकी बैंक भी ऐसा ही करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि लोन महंगा होगा। हमने इस बारे में बात की इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन में एसोसिएट एडिटर और इकोनॉमी की खबरों पर नजर रखने वाले शुभम शंखधर से, और उनसे पूछा कि अगर इस बात के आसार हैं कि आने वाले दिनों में बाकी बैंक भी अपनी ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, तो कितना महंगा हो जाएगा लोन। जी, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन पर जो ब्याज दर थी उसको बढ़ा दिया है, और ये बढ़ाकर 6.95% कर दिया है, और जो पिछली ब्याज दर थी वो 6.70% पर थी। देश के सबसे बड़े बैंक की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना ये संकेत है कि कहीं ना कहीं अब ब्याज दरें जो हैं वो निचले स्तर पर हैं, बॉटम आउट हो सकती हैं, और यहाँ से अर्थव्यवस्था में क्या जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला है वो शुरू हो सकता है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा में अब हमें ये देखना होगा क्या आरबीआई स्टांस लेता है, क्योंकि अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ आपको महंगाई को भी अंकुश करना है और दूसरी तरफ आपको ग्रोथ को भी सपोर्ट करना है। अभी भी जो रिकवरी है, इकोनॉमिक रिकवरी, वो आप देखें तो बहुत प्री मैच्योर है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पुख्ता संकेत मिल गए हैं। PMI इंडेक्स आया, वो भी ये दिखाता है कि 7 मंथ के लो पर है। तो अभी ये कहना कि ग्रोथ जो है वो, रिकवरी जो है वो अब पुख्ता हो चुकी है और ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं, ये ठीक नहीं होगा शायद, और अभी भी आरबीआई शायद थोड़ा वेट करेगा। लेकिन एसबीआई की ओर से ये बढ़ोतरी निश्चित तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो कर्ज के सस्ते और होने के या लगातार रहने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए एक ये झटका हो सकता है। और अगर आप देखें तो ये जो ब्याज दरें थी वो एक विशेष समय के लिए 75 लाख रुपए तक के लोन के लिए एसबीआई की ओर से शुरू की गई थी, और 31 मार्च से पहले बैंक इस पर प्रोसेसिंग फीस भी फ्री कर रहा था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को वित्त वर्ष के दौरान आकर्षित किया जा सके। अच्छा शुभम जी, सिबिल स्कोर के आधार पर जो बैंक रियायत दे रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ? क्यों ये राहत जारी नहीं रखी जा रही? सिविल स्कोर के आधार पर बैंक रियायत देते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छे सिविल स्कोर वाले लोगों को इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिविल स्कोर खराब या अच्छा होने से ये रेट कम या ज़्यादा हुआ है। ये एक बैंक का बेंचमार्क रेट है कि बैंक मिनिमम ये जो 6.95 या 70% पे कर्ज बेशक उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका सिविल स्कोर वाकई बहुत अच्छा होगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो इस रेट्स पर आपको लोन नहीं मिलता है। आपको लोन की जो दर है वो 7, 7.25, 8% कुछ भी हो सकती है। तो इसका कोई भी ताल्लुक अगर आप कहें कि सिविल स्कोर से है तो ऐसा नहीं है। ये बैंक का बेंचमार्क रेट है और बैंक अब जो होम लोन देगा वो इस रेट पर ही देगा। ये थे इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन में एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर। और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर का। तो रूस में एक तरफ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे 2036 तक वो रूस की सत्ता में बने रहेंगे। वहीं रूस से 6000 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में एक देश है इजराइल। यहां पर बेन्यामिन नेतन्याहू की सत्ता पर संकट है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इजराइल में 2 साल में 4 बार चुनाव हो चुका है और अभी हाल ही में बहुमत साबित करने से नेतन्याहू चूक भी गए। और यरूशलेम की एक अदालत में कल उनकी पेशी हुई जहां पर अदालत ने कहा कि उन्होंने अपने फायदे के लिए सत्ता का गलत इस्तेमाल किया है। अपने वकीलों के साथ अदालत पहुंचे बेन्यामिन नेतन्याहू ने मामले की सुनवाई के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर से यह कहा कि वो उन्हें पद से हटाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये तख्ता पलट की कोशिश जैसा लगता है। उधर आम चुनाव के बाद इजराइल के प्रेसिडेंट रूवेन रिवलिन ने नई सरकार बनाने के लिए पीएम कैंडिडेट तय करने से पहले तमाम पार्टियों से परामर्श करना भी शुरू कर दिया है।
ज्यादातर सांसद ये चाहते हैं कि नेतन्याहू को एक और कार्यकाल ना दिया जाए। तो राजनीतिक हलकों में ये राय बनाई जा रही है कि बेन्यामिन नेतन्याहू का दौर खत्म हो चुका है। ये परसेप्शन कितना सही है, कितना ओवररेटेड है, ये पूछा हमने हमारे साथी जमशेद कमर सिद्दीकी से, जो इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। अमन, मेरे ख्याल से ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि नेतन्याहू का दौर ख़त्म हो गया है। हालांकि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं, लेकिन इससे उनके स्टेटस पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ा है। जांच प्रक्रिया तो उनके खिलाफ 2016 में ही शुरू हो गई थी और नवंबर 2019 में चार्जेस तय हुए थे, लेकिन ट्रायल शुरू होने में फिर 2 साल और लग गए और अंतिम फैसला आने में 2 से 3 सालों का वक्त लग सकता है। और यूं भी इजराइल में ऐसा कोई कानून नहीं है कि मुकदमे में आरोपी होने पर प्रधानमंत्री को पद से हटाया जा सके। ये सिर्फ एक नैतिकता वाली बात है। और नेतन्याहू ने वैसे भी कहा है कि वो पद छोड़ेंगे तो सिर्फ बैलेट बॉक्स के रास्ते से। वो बार बार विच हंटिंग के आरोप लगाते हैं, अटॉर्नी जनरल और प्रोसिक्यूटर्स पर तख्ता पलट की साजिश रचने के आरोप लगाते हैं और इजराइल का एक बहुत बड़ा वर्ग उनकी बात सुनता भी है। कल जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और कोर्ट के बाहर नेतन्याहू के विरोधी क्राइम मिनिस्टर्स वाले पोस्टर लेकर आए थे और उसी तादाद में उनके समर्थक भी इकट्ठा हुए थे। पिछले कई महीनों से इजराइल में नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू अपने बयान से थोड़ा सा भी नहीं टिके हैं। उन्हें पता है कि अगर वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और बेंजामिन नेतन्याहू की छवि वहाँ पर एक ऐसे नेता की है जो अकेला इजराइल के लोगों को अरब देशों से बचा सकता है। तो जब तक इजराइल के पड़ोस में उठापटक चलती रहेगी और इजराइल की जनता को वो डर महसूस कराया जाता रहेगा, नेतन्याहू कायम रहेंगे। नेतन्याहू को इजराइल में जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल उनकी शक्तियों का तेज जो है वो थोड़ा धीमा ज़रूर पड़ा है, लेकिन युग ख़त्म हो गया है ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जमशेद, नेतन्याहू पर मुख्य तौर पर 3 भ्रष्टाचार के आरोप बताए गए हैं। कौन कौन से आरोप हैं ये, अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता सकें तो? इन तीनों आरोपों को कोड में बांटा गया है, केस 1000, केस 2000 और केस 4000। अब एक एक करके समझते हैं। केस 1000 में कहा गया है कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने 2 उद्योगपतियों अर्नन मिल्शन और जेम्स पैकर से महंगे गिफ्ट्स लिए और इन गिफ्ट्स की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके बाद केस 2000 ये है कि नेतन्याहू ने येदियोत हरनोत मीडिया ग्रुप के सबसे बड़े जो शेयर होल्डर हैं अनोन मोजेस, उनके साथ 3 मीटिंग्स की और ये मीटिंग्स 2008 से 2014 के बीच थी और इन मीटिंग्स में नेतन्याहू ने अपने पक्ष में मीडिया कवरेज को बढ़ाने के लिए डील की, जबकि एक दूसरे अखबार इजराइल हयोम, जिस पर आरोप लगता है कि वो इनके खिलाफ लिखता है, उसके पर कतरने की कोशिश की। तो ये इसलिए किया गया ताकि जो येदियोत हरनोत ग्रुप है उसका सर्कुलेशन बढ़ सके। और जो केस 4000 है उसकी बात यह है कि वो सबसे गंभीर है। नेतन्याहू ने 2014 से 2017 के बीच वो देश के संचार मंत्री भी थे और आरोप है कि इसी दौरान उनका इजराइल की सबसे बड़ी जो टेलीकॉम कंपनी है बेजैक, उसके कंट्रोलिंग शेयर होल्डर शॉल एलविच के बीच गुप्त समझौता हुआ और इसके तहत बेजैक के नियंत्रण वाली जो न्यूज़ वेबसाइट है वाल्ला, उसके डायरेक्टर जनरल पर एक तरह से अनैतिक दबाव बनाया गया और उन्हें नेतन्याहू फैमिली के पक्ष में रिपोर्ट्स पब्लिश करने के लिए कहा गया और इसके बदले नेतन्याहू ने एलोविच से जुड़े मामलों को बहुत ही आसानी से पास भी कर दिया। उन्होंने जिम्मेदार पद पर रहते हुए ऐसे फैसले लिए जिससे एलोविच को आर्थिक तौर पर काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो नेतन्याहू कहते हैं कि उन्होंने एलोविच से एक भी पैसा नहीं लिया और वाल्ला ने उनके खिलाफ जमकर नेगेटिव रिपोर्ट्स छापी हैं। तो 5 अप्रैल को यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसी को लेकर सुनवाई हुई और वाल्ला के पूर्व CEO एलान येशुआ बतौर गवाह पेश हुए। उन्होंने कहा कि आरोप सच है। एलोविच और उनकी पत्नी ने न्यूज़ साइट पर बार बार नेतन्याहू के पक्ष में खबरें चलाने के लिए दबाव डाला और इस गवाही को नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। अमन, ये थे आज तक रेडियो के हमारे साथी जमशेद कमर सिद्दीकी। तो दिन भर में आज इतना ही। इस न्यूज़ पॉडकास्ट से जुड़ा अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं तो हमें radio@aajtak.com पर ईमेल भेज दीजिए। हमारा प्रोग्राम आप आज तक रेडियो की वेबसाइट के अलावा आज तक के मोबाइल एप्लीकेशन पर और तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, इन पर भी सुन पाएंगे। तो हमारे प्रोग्राम्स को सर्च कीजिए, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे किसी भी दिन का कोई अपडेट छूटने ना पाए। तो इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी कपिल देव सिंह। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इजाज़त चाहूँगा, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट शनिवार 10 अप्रैल 2021। मौका है मीडिया जगत के दिग्गजों के साथ इंटर्नशिप करने का। विजिट करें www.indiatoday.in/ITMI/ या कॉल करें on 9560065465।